हेलो बच्चों, सोशल विद चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान जो है हमारा ये देख सकते हैं, इतिहास क्लास 9 चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति। इसके हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे और अभ्यास के भी। ये न्यू एनसीईआरटी बुक जो 25-26 सेशन के है बच्चों, उसके हिसाब से करेंगे। तो हमारा पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं बच्चों। और ये देखिए, हमारा पहला प्रश्न है आ गया यहाँ पे। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुआ? जो फ्रांस में क्रांति हुआ, तो देखिए फ्रांस में क्रांति जो निम्न परिस्थितियों में शुरू हुआ। पहला है, सन 1974 में लुई 16वां फ्रांस का सम्राट बना और उसे ने राजकोष को खाली पाया। सेकेंड है, लंबे समय तक युद्ध चलने। क्यों राजकोष खाली था? कि लंबे समय तक युद्ध चलने के कारण फ्रांस पर 10 अरब लीवरे से अधिक कर्ज और जोड़ दिए गए। उससे पहले 2 अरब लीवरे का बोझ पहले से ही था। अपने नियमित खर्चों जैसे सेवा, रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय और विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार को करों में के लिए बाध्य हो गए, मतलब करों में वृद्धि और बढ़ा दी गई। 8वीं सदी से फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। यह केवल 3 स्टेट में तीसरे स्टेट के लोग थे, जनसाधारण थे, कर अदा करते थे, और तीसरे लोग के ही लोग कर अदा मतलब टैक्स देते थे। प्रथम 2 स्टेट कुलीन और पादरी वर्ग के लोगों को कर में छूट प्राप्त थी, मतलब टैक्स नहीं देते थे। इन प्रकार राज्यों में वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी, मतलब जनता भरती थी, जनता पर ही सारा था। महंगाई, जनता त्रस्त थी, महंगाई से जनता परेशान थी, खाने पीने की वस्तुएं आसमान छू रही थी। तृतीय स्टेट के उभरे हुए मध्य वर्ग के सम्राट की नीतियों का विरोध किया, मतलब तृतीय वर्ग में कुछ लोग थे, इसका विरोध कर रहे थे। आक्रोशित जनता ने बास्तिल किला पर धावा बोल कर क्रांति की शुरुआत कर दिया। मतलब ये सारी चीजें से परेशान जो फ्रांस के लोग थे, उन्हें गुस्से में आकर, आक्रोश मतलब गुस्से में आकर के बास्तिल के किले पर उन्होंने धावा बोल दिया। अगला प्रश्न देखिए, फ्रांसीसी समाज में किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों से समाज में किन समूहों को निराशा हुई? आंसर, क्रांति के समय फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटे हुए थे। तृतीय स्टेट को क्रांति के फायदा नहीं मिला। कुलीन वर्ग सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। क्रांति के नतीजे कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को निराशा हुई, उन्हें विशेषाधिकार छोड़ने पर विवश किया गया। बच्चों, अब अगला हम थर्ड देखते हैं। प्रश्न थर्ड देखिए, 19वीं और 20वीं सदी में दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? 19वीं और 20वीं सदी आ गया, यहाँ पे थोड़ा समझ सकते हैं, टाइपिंग एरर हो जाता है। कि दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति निम्न विरासतें छोड़ गई। पहला है, फ्रांस की क्रांति राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति थी। इसे पूरी दुनिया में राष्ट्र की भावना का उदय हुआ। सेकेंड है, फ्रांस की क्रांति ने दुनिया में राजतंत्र, तानाशाह, तो देख सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति राष्ट्र की पहली अभिव्यक्ति थी, जिसे पूरे दुनिया में राष्ट्र की भावना का उदय हुआ। फ्रांस की क्रांति में दुनिया के राजतंत्र, तानाशाह, निरंकुश शासकों के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हो गई। और थर्ड है, दुनिया के देश सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए। फोर्थ है, लोग स्वतंत्र और समानता के भाव जागृत होने लगे। अब हमारा फोर्थ है, देखिए बच्चों, पूर्ण जनवादी अधिकारियों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में थे। तो जनवादी अधिकारों की सूची जिसका उद्गम, यहाँ ध होगा, उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में हुई है। पहला है समानता का अधिकार, शासन व्यवस्था चुनने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आंदोलन के अधिकार, संपत्ति और सुरक्षा के अधिकार। ये सारे चीजें क्या हुआ है? उद्गम हुआ है फ्रांसीसी क्रांति में। अब अगला हमारा फिफ्थ जो है, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकार से संदेश ने नाना अंतर विरोधी थे? तो देखिए, मैं इस तर्क से सहमत हूँ कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेशों से विभिन्न प्रकार के अंतर विरोध थे।
पहला है नागरिक अधिकार शोषण पत्र कहा जाता था। सभी नागरिक जन्म से स्वतंत्र पैदा होते हैं, मतलब स्वतंत्र आजाद स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं, जबकि वास्तविक यह थी कि महिलाओं को कर न देने वाले को मतदान का अधिकार नहीं था। फ्रांस में उनको नागरिक अधिकार शोषण पत्र कहा गया कि स्वतंत्रता और ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों को नुकसानदेह ना हो, जबकि फ्रांस में बहुत से युद्धों में भाग लिया था। फ्रांस ने क्या किया था, बहुत सारे युद्धों में भाग लिया था। अगला हम पॉइंट देखेंगे, एक और है हमारा। अतः इससे स्पष्ट है कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में अंतर्वादी शब्द तक ही सीमित थी और संविधान में विरोधाभास की भाव निहित थी। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे बच्चों, नेपोलियन के उदय को कैसे समझाया जा सकता है। आंसर देखिए, फ्रांस में डायरेक्टरी शासन में राजनीतिक अस्थियां पैदा हो गई। उसका फायदा फ्रांस के सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया और स्वयं सम्राट घोषित कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 ईस्वी में हुआ था। वह बहुत प्रभावशाली था। वह पेरिस के सैनिक स्कूल में शिक्षा प्रतिकार सेवा में भर्ती हुआ। वह अपने वीरता और सैन्य क्षमता के बल पर फ्रांस की सेनापति बन गया और उसने अनेक युद्ध में विजय प्राप्त की। तत्पश्चात वह डायरेक्टरी का प्रथम बन गया और थोड़े समय में ही वह फ्रांस का सम्राट बन गया। उसने अपनी योग्यता और कुशलता से फ्रांस में शांति व्यवस्था स्थापित किया। उसने 1804 में सिविल कोड लागू किया। किसने? ये नेपोलियन बोनापार्ट ने। क्वेश्चन आता भी है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में उसका जन्म कब हुआ था और उसने फ्रांस में क्या क्या कार्य किया। ये सारा 1 नंबर में भी आता है बच्चों। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ करेंगे, तो चलिए हम देखते हैं। पहला, लुई 16वां कब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ? 1774 में। 1774 में लुई 16वां जब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तब उनका उम्र क्या थी? तब उसकी उम्र थी 20 साल। अगला प्रश्न है, यहाँ पे लुई होगा। लुई 16वां जब राजगद्दी पर आसीन होने के लिए वित्तीय संसाधन नष्ट होने के क्या कारण थे? जब लुई 16वां राजगद्दी पर आसीन था तो उसमें वित्तीय संसाधन, तो वो राजगद्दी पर आसीन होने के समय वित्तीय संसाधन नष्ट होने का प्रमुख कारण था कि लंबे समय तक युद्ध चलना। लिवरे क्या है? इसे कब समाप्त कर दिया गया? लिवरे जो था एक फ्रांस के मुद्रा था, जिसे हमारे यहाँ रुपया है, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया। 1794 में। फ्रांस को कब गणतंत्र घोषित किया गया? 21 सितंबर 1792 को। 21 सितंबर 1792 में। जो अगला प्रश्न हम देखते हैं, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज को कितने स्टेट में बटा हुआ था? तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस को 3 स्टेट में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट में। फ्रांसीसी समाज में कौन से स्टेट के लोग कर टैक्स अदा करते थे? इस वर्ग को कौन से लोग आते थे? तो फ्रांसीसी समाज में तीसरे स्टेट के लोग जो कर अदा करते थे, और इस वर्ग में व्यवसाय वर्ग, किसान और मजदूर लोग आते थे। हम सभी को पता था कि तीसरे स्टेट जन साधारण, उसमें सभी वकील, व्यवसाय, किसान, मजदूर, ये सभी लोग आते थे, तो वही टैक्स चुकाते थे। टाइद और टाइल में क्या अंतर है? फ्रांस के धार्मिक कर को टाइद कहते हैं और प्रत्यक्ष कर को टाइल कहते हैं। जो फ्रांस के धार्मिक कर जो दिया जाता है उसे टाइद कहते हैं और इसे टाइल कहते हैं। अगला प्रश्न, लुई 16वां के कर बढ़ाने के क्या कारण थे? लुई 16वां कर बढ़ाने के निम्न कारण थे। पहला है कि जनसंख्या में वृद्धि, फ्रांसीसी सरकार पर कर्ज का बोझ, वित्तीय संसाधन की कमी, बार बार युद्ध में मार, मतलब युद्ध में इतना उसका नुकसान हुआ, क्षति हुआ कि उसको पूरा करने के लिए उसने टैक्स बढ़ा दिया। स्टेट जनरल क्या हैं? यह क्या कार्य करते थे? स्टेट जनरल एक सरकारी संस्था थी। नए कर की मंजूरी के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई जाती थी और नए प्रस्ताव का अनुमोदन कार्य करता था।
अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, सन 1791 में फ्रांसीसी संविधान में कानून बनाने का अधिकार किसको सौंपा गया? 1791 में कानून बनाने का अधिकार तो नेशनल असेंबली को सौंपा गया। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रूसो है। ये बच्चों ये आता भी है कि द सोशल पुस्तक के लेखक, तो इसे 1 नंबर में आता है। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए और इसे जरूर करिएगा। लुई 16वां की मृत्यु कैसे हुई? तो न्यायालय द्वारा उसे देशद्रोह के आरोप में सजा सुनाई गई और 21 जनवरी 1976 को उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है, फ्रांस के इतिहास में किस समय का आतंकी युद्ध कहा? तो फ्रांस के इतिहास में 93 से 1794 के बीच के आतंक हुए, मतलब 1793 से 94 की अवधि को आतंकी युद्ध कहा जाता था। अब अगला प्रश्न है, फ्रांस में नेशनल असेंबली चुनने के लिए मतदान का अधिकार किस प्रकार कर दिया गया था? फ्रांस में नेशनल असेंबली चुनाने के लिए मतदान का अधिकार कुछ लोगों को ही प्राप्त था, मतलब सभी लोग वोट मतदान नहीं करते। लोग 2/3 कर चुकाते थे जो कि सक्रिय नागरिक थे, उन्होंने मतदान करने का अधिकार प्राप्त था। महिलाएं मतदान नहीं कर सकती थी। फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1941 में, 1941 में। अब अगला प्रश्न की ओर बच्चों बढ़ते हैं हम। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? फ्रांस की क्रांति के जो मेन मुख्य कारण थे कि लुई सरकार का निरंकुश शासन और मजदूर, व्यापारियों और किसानों का शोषण, दर्शनों के विचारों से जो लोग फ्रांस में के लिए प्रेरित किया, महंगाई, बेरोजगारी, बार बार युद्ध में फ्रांस सरकार पर कर्ज का बोझ, कर्ज के भारी वृद्धि, मतलब युद्ध में बार बार फ्रांस की हार हो रही थी और बहुत सारे क्षतिपूर्ति हो रही थी, उसे पूरा करने के लिए ही क्या किया, ये सारे कर बढ़ाए और ये सारे ये क्या थे, इसके प्रमुख कारण थे। फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला था? तो 1941 में, ये हमने कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिपब्लिक वीमेन क्या है? यह फ्रांस की सबसे मशहूर क्लब में से एक है जिसका नाम है, तो इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कंफ्यूज होते हैं तो आप जरूर इसे कॉपी में बच्चों नोट करिएगा। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर कौन थे? उनकी मृत्यु कैसे हुई? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जैकोबिन क्लब के नेता थे। लुई की मृत्यु के बाद जैकोबिन का शासन हुआ। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थन भी त्राही त्राही करने लगे। जुलाई 1974 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और फिर उसे अगले ही दिन गिरफ्तार कर गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। मतलब गिलोटिन मतलब होता था कि फांसी पर चढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न है बच्चों, डायरेक्टरी या क्या है? जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस के लिए नए संविधान में 2 चुनी हुई परिषदों का प्रावधान किया गया। यह परिषद 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका को नियुक्त किया गया जिसे कहते हैं। तो बच्चों ये हमारा वीडियो था और इसे जरूर आप कॉपी में नोट करिएगा और हम यदि नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपका नेक्स्ट किस टॉपिक पे, किस चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिएगा और वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे। यदि और किसी सब्जेक्ट की भी चाहिए वो भी मैं लेकर आऊँगी और अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।